ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग मैच फिक्सिंग करते हैं। मोदी सरकार अगर ईडी, सीबीआई और ईवीएम नहीं हो तो चुनाव नहीं जीत सकती। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूं कि ईडी, सीबीआई के कारण हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या करप्शन को रूट आउट करने के लिए किसी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, कोर्ट में वह जाते हैं, अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। आप स्वयं फैसला करिए कि कौन गलत है, कौन सही है। राजा जी, मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाता हूँ। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है। यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही है। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं, हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वह क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे क्यों ऐसा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वैसे तो अपोजिशन साथ में एकजुट होकर सामने नहीं आ पा रहा था, इस मुद्दे को लेकर सब आपस में साथ में आ गए। अभी एक बड़ी भारी रैली भी की। क्या रैली हुई? तो ये भारत जोड़ो जो है, ये ऑपोजिशन जोड़ो या आपने करवा दिया है? नहीं, वो भी तो नहीं जुड़ रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं? इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि ये पार्टियां, हम लोग भी चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सकारात्मक सोच का एक प्रभावी प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन यह प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभा ही नहीं पा रहा है। जो प्रभावी भूमिका इनकी होनी चाहिए उसे नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं फिक्स की जानी चाहिए। ये मुख्यमंत्रियों की अरेस्ट को लेकर, केजरीवाल जी की अरेस्ट को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि देश में चुनाव फ्री और फेयर होने चाहिए। हमारे देश में चुनाव फ्री और फेयर, इस पर आपकी क्या? नहीं, यूनाइटेड नेशन कौन होता है हमारे बारे में कहने वाला फ्री एंड फेयर होने चाहिए? क्या इसके पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे? 2019 में नहीं हुए थे? 2014 में नहीं हुए थे? मैं तो कहता हूं उसके पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। ये कहां से बात आ गई? अच्छा, मान लिया कि एजेंसी ने गलत गिरफ्तार किया, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, किसी को गिरफ्तार किया, तो कोर्ट के द्वारा राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? कोर्ट के द्वारा उनको क्यों नहीं जमानत होती है? कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं रिहा कर दिए जाते हैं? जी, काफ़ी सारे नेता जो हैं काफ़ी समय से जेल के पीछे हैं, मगर संजय सिंह को अभी जो है 6 महीने के बाद। राहुल जी, आप ये बताइए जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? जेल में क्या करें? इसके लिए हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, हम कहने के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। हम एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें? क्या करना चाहिए हमको? वो कह रहे हैं कि टाइमिंग कुछ इलेक्शन के पहले ज़्यादा जो है कार्यवाही हो रही है ऑपोजिशन लीडर्स के। इतनी जल्दी क्या थी? थोड़े दिन इलेक्शन तक रुक सकते थे। आपको भी जानकारी होगी, दिल्ली के मामले में लगभग वर्षों पहले से ही इसकी जांच चल रही है जी, और उसके परिणाम स्वरूप यह सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, यदि एजेंसी ने गलत किया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, एजेंसी ने भी गलत किया है, तो लोगों को कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए जी। यदि गलत आरोप चस्पा किए होंगे एजेंसी ने तो उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत भी नहीं मिल रही है। ज़्यादातर नेताओं को नहीं मिली है। संजय सिंह को राहत मिली है 6 महीने के बाद। ईडी ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। क्या लगता है आपको इससे कुछ ऑपोजिशन को बूस्ट मिलेगा? सब एकजुट होकर फिर हल्ला करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे, कितना उनको इसको बूस्ट मिलेगा, कितनी ताकत मिलेगी। इस समय एक सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने एनडीए को पूरी तरह से मजबूत बना रहे हैं और उसके आधार पर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। राजा जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, और ऑपोजिशन का मानना यह है, कहना यह है कि जो लीडर्स जो है पहले कांग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे, जब वो दल बदल कर बीजेपी में आ गए, ऐसे लीडर्स के खिलाफ जो है केसेस ड्रॉप कर दिए। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़पेपर ने एक बड़ी रिपोर्ट भी छापी थी। उन्होंने कहा
25 लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसमें से 23 लोगों के या तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और या 2 लोगों के तो खिलाफ केस को ड्रॉप भी कर दिया। आप जानते हैं मैं किन लीडर्स की बात कर रहा हूं। कोई इंक्वायरी चलती रहती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कि उसमें जिसको क्या करने क्लोजर रिपोर्ट जी वह लगाने की आवश्यकता कभी पड़ती है, एजेंसीज को ही पड़ती है। ये जो उनके पास पूरे प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कुछ केसों में किया होगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स जो आपके साथ आए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके अगेंस्ट केस खुले रहेंगे, ये चलते रहेंगे? एजेंसीज को जो अपना काम करना है एजेंसीज करती रहेंगी। वो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर हम लोगों का कोई दबाव नहीं है। सरकार का कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं, और ना हम दबाव डालेंगे। जी। अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन वाइट वॉशिंग की बात करते रहते हैं कि ये सब जब जैसे ही दल बदल के बीजेपी के पास वापस जाते हैं तो केस ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को सच्चाई को भी समझना चाहिए। उनकी भी सरकारें पहले रही हैं इस आज़ाद भारत में। शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। कांग्रेस अथवा यूपीए जी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। सरकारें तो ऐसी भी रही हैं जिसमें कि मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लोगों मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन 10 वर्षों का समय गुजर गया हमारी सरकार को काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में। यही विपक्ष एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। जी। तो उनकी सरकारों में हमारी सरकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है। राजनाथ जी, एक दूसरा गर्म मुद्दा इस चुनावों के पहले वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो आपका मैं पर्सनल मत जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो क्या सोचकर किया था? इससे क्या ब्लैक मनी जो है वापस सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगा? और आने वाले समय पर आप लोगों की सरकार की जब थर्ड टर्म आएगा तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कुछ इस पर आप एक्शन लेंगे? राहुल जी, यदि कोई किसी पार्टी को चुनाव देता है, इसकी जानकारी भी हो जाती है तो क्या आपत्ति है? यह बुरी बात है? नहीं, जब आप लोग लाए थे तो ये था कि डोनर का नाम बाहर नहीं आएगा। आज डोनर के नाम बाहर आ गए। डोनर के नाम बाहर आ गए जी। तो नहीं, कैश जनरेशन ज़्यादा होगा। अब लोग जो है कैश देंगे। अब देखिए, भविष्य बतलाएगा कि हम लोगों ने जो ये स्कीम लागू की थी, बांड की स्कीम, वो कितनी सही थी, ये समय बतलाएगा। तो आपका पर्सनल मानना क्या है कि इससे ये आपने जब सोचा था तब आप लोगों ने यही कहा था कि इससे ब्लैक मनी जो है, जो ज़्यादा है, वो एक ट्रांसपेरेंट जिस हद तक पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने डालने की कोशिश की थी। यह भी एक हमारी सोच थी जी। दूसरी चीज़ ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है, किस कंपनी के द्वारा दिया गया है, किस कैपिटलिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कल तो कोई यह भी कहेगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? कोई भी देश जहां पर हेल्दी डेमोक्रेसी होगी इसको स्वीकार करेगा कि कोई अपना मत किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, किस व्यक्ति को दे रहा है, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। जी नहीं, ये स्वीकार नहीं करेगा। मगर ये मुद्दा थोड़ा अलग है इस मायने में कि लोगों का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, जो कि ऑपोजिशन कह भी रहा है, कि करीब 4,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए वो रेड्स होने के बाद 14 कंपनीज पर रेड हुआ, रेड होने के तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो ये एक तरीके से, जिसको कि ऑपोजिशन कह रहा है, राहुल गांधी हफ्ता वसूली कह रहा है, कोई कह रहा है चंदा लेने का तरीका है, हालांकि उनको भी मिला। ये मतलब मान लिया यदि हो एक दो, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ जी। लेकिन क्या ये कर देने के कारण उनके केसेज बंद हो गए? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को। तो आप कह रहे हैं कि वो केसेस चलते रहेंगे, उसका कनेक्शन नहीं है? हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले होते जिनके ऊपर चार्जेज रहते हैं जी, तरह तरह के चार्जेज रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो डोनेट करती हैं। तो जो डोनेट पहले भी किया है जी, जो डोनेट कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट केसेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप होंगे। वो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, वो चलते, एजेंसी अपना जो काम है काम करती रहेंगी। पर कनेक्शन है इस पर कि कनेक्शन है कि रेड्स होती हैं, उसके बाद चंदा आता है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं, जिसको ऑपोजिशन चंदा बोलते हैं। इस दृष्टि से उसे नहीं देखा जाना चाहिए, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है जी। इससे हटकर दूसरे मुद्दों पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है, आप लोग कहते हैं कि आप पार्टी विद अ डिफरेंस हैं, आप अलग हैं। जैसा आपने भी कहा, आपकी कृति और कथन में जो है, जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, क्रेडिबिलिटी। इसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि आपने तमाम नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल किया है, उनको अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद इतने अच्छे न रहे हों, कुछ परिवारवाद
परिवारवादी पार्टी भी हैं कुछ स्टेट्स में, जिनको आप उसके हरदम खिलाफ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक्सोडस जो कांग्रेस से बीजेपी में हो रहा है या अन्य पार्टियों से जो लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आपके कार्यकर्ता में भी रोष है? हमारे कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। इसे तो कम से कम स्वीकार करेंगे कि हमारी पार्टी की विश्वसनीयता, हमारी पार्टी की साख ये बढ़ी है जी। और स्वाभाविक रूप से दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं। तो इसे तो सचमुच सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। जी, जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी पावर में है, उसको तो हर आदमी ज्वाइन करना चाहता है, मगर आप लोग एक फिल्टर लगाते हैं कि इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है। लंबे समय तक हम लोग विपक्ष में काम करते रहे और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में थी इस देश में जी, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं कांग्रेस ज्वाइन किया। इन राजनीतिक पार्टियों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जो इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। केवल आरोप के लिए आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जी, आरोपों के पीछे भी तथ्य होने चाहिए। जी राजन जी, एक और मुद्दा जो कि पिछले 4-5 सालों में रहा है, और वो है एक फार्मर एजिटेशन का मुद्दा। पहले आप फार्मर के लिए एक नया कानून लेकर आए, फिर आपने उस कानून को विड्रॉ किया। अभी हाल फिलहाल फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, फार्मर एजिटेशन हो रहा है। तो ये बीजेपी जो है फार्मर्स को, किसानों को, और आप तो खैर किसान परिवार से आते हैं, तो अपना जो ये कम्युनिकेशन कुछ गैप हो रहा है कि आप अपनी बात जो है उनके सामने ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। वो समझ जो फार्मर से संबंधित बिल था जो विड्रॉ करना पड़ा जी, मैंने हम लोगों को भी लगा कि शायद हम उनके हित के लिए ले आए थे जी, ये किसानों के हित में था, लेकिन शायद जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए थी, शायद नहीं पहुंच पाई जी। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि बोल्ड रिफॉर्म था। हाँ, बहुत लोगों का मानना है बोल्ड रिफॉर्म था, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसके बावजूद उसको हटाना पड़ा। और तो वही ना, समझा नहीं पाए। शायद उसके लिए और समय चाहिए था ताकि हम किसानों को समझा पाते, उनके साथ और डायलॉग की जरूरत थी। शायद वो खुद भी समझ जाते। हो सकता है भविष्य में वही किसान ये मांग करें कि जो बिल वापस लिए गए थे उन बिलों को प्रभावी किया जाए। तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करने की, उनको समझाने की कोशिश जारी रखेंगे? देखिए, हम लोगों की बात तो बराबर किसानों से होती रहती है। अभी पंजाब के कुछ किसानों ने जो आंदोलन किया था, आपने देखा होगा 3-3 मंत्री हमारे बराबर उनसे संवाद करने के लिए पंजाब में जा रहे थे, बराबर गए जी, और 4-4, 6-6 घंटे तक बातचीत की जी। हम इस देश के किसानों के साथ अपना संवाद नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो आपके लिए क्या मैसेज है? किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है जी। आपसे सुनना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं देश के किसानों को? नहीं, देश के किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े जी, उनको उनकी फसल की उचित कीमत मिले जी। यह हमारी सरकार की सोच है। फार्मर इनकम को डबल करने की जो बात करते थे वो वैसे ही चालू है। बिल्कुल, फार्मर इनकम को जो डबल करने का जो हम लोगों का संकल्प है वह काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, आगे और पूरा होगा। राजनाथ जी, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जी जी किसानों को असिस्ट करने के लिए, ताकि अपनी फसल यदि वह कुछ उगाना चाहते हैं अथवा कोई नई फसल डालते हैं तो उसमें बहुत सारी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में ये सब सारे काम वो न कर सकें जी, ये दवाएं, खाद यह सब न खरीद सके। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को हमारे प्रधानमंत्री जी मुहैया भी कराते हैं जी। 370 का बोल्ड टारगेट है आपके सामने। इस बार आप लोगों को बड़ी उम्मीद है कि साउथ इंडिया से जो है वहाँ से आपके पास काफ़ी सीटें आएंगी। तो पिछली बार लगभग 130 सीटों में आपके पास कुछ 29 सीटें थी, उसमें से 25 कर्नाटका से आई थी, 4 तेलंगाना से। इस बार आप इसको कैसे बदलते देख रहे हैं? कहाँ से और सीटें आएंगी? नहीं, कर्नाटक का तो मान लीजिए 28 के 28 सीटों पर भारतीय 28 से 28। अभी कुछ ही महीनों पहले आप बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं वहाँ पे विधानसभा। मैं कह रहा हूँ विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात छोड़िए जी। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में स्वीप किया। कर्नाटका में आप 28 से 28 तो दे रहे हैं, मगर अंदर इंट्रा पार्टी आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव चल रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सारी सीटें आप लेकर आएंगे। वहीं पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, और इस बार तो जेडीएस के साथ समझौता भी है। हमारी ताकत पहले से भी कर्नाटक में बढ़ी है। तो 28 में 28। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे अकाउंट खुलेगा आपका?
अकाउंट ही नहीं खुलेगा बल्कि अच्छे खासी संख्या में हम सीटों पर विजय भी प्राप्त करेंगे। कहाँ, तमिलनाडु में? तमिलनाडु में करेंगे इस बार। और रिजल्ट आने के बाद फिर राहुल जी मिलेंगे हम लोग। नहीं जरूर जरूर मिलेंगे। पर कितनी सीटें देते हैं आप यहाँ पे तमिलनाडु में, खास करके कितनी सीटें? नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा जी, लेकिन ठीक ठाक मिलेगी। जहाँ बिल्कुल हमको शून्य मिलती थी पहले, इस बार तमिलनाडु में हमको विजय प्राप्त होगी। क्योंकि एग्जैक्टली ये बतलाना कि इतने सीटों पर हमको विजय प्राप्त होगी। केरला में भी अकाउंट खुलेगा? हाँ बिल्कुल खुलेगा। इस बार कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जी जहाँ पर कि हमारा अकाउंट न खुले। और अकाउंट खुलने की बात तो दूर, हम अच्छी खासी सीटों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 130 में से बड़ी पिक्चर, अगर बिग पिक्चर देखें तो 130 में से आपको कितने सीटों की बढ़ोतरी दिख रही है साउथ से? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छी खासी सीटों पर विजय प्राप्त होगी, ताकि हम अपना टारगेट, हमारा जो 370 का है जी, उस 370 के टारगेट को हम अचीव कर सकें। और एनडीए के 400 पार का जो हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट को अचीव कर सकें।